वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम थर्ड वीडियो बनाने वाले हैं। हमने इससे पहले यूएन पढ़ा है कैसे बना, उसके बाद हमने यूएनएससी पढ़ा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पढ़ने वाले हैं। क्या क्या है इसके अंदर, कैसे चुनते हैं, ये चीज़ हम कवर करेंगे। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। कोशिश रहेगी आपको अच्छे से समझाया जाए चीज़ों को और आपको कोशिश करना अभी अच्छे से समझना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है कि मुझे वाइब्स मिलती हैं वीडियो बनाने के लिए। आगे मैं कोशिश करता हूँ अगर सामने से रिस्पॉन्स आता है। एक कहावत है, अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिसिएशन देनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन जो है इसकी ऑर्गन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन और बाकी स्पेशलाइज ऑर्गन है। मैं उसके बारे में बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग वीडियो में, आप जाके देख लेना। एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा चीज़ें। जो डायग्राम है इसका रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डायग्राम है, इसकी मदद से मैं आपको कोई चीज़ समझाऊंगा। जस्ट वेट अ मिनट। ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। जो ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बीचों बीच में यूनाइटेड नेशन है। 193 मेंबर हैं, एक कंट्री का एक वोट है। ठीक है, ये तो हो गई मेन बॉडी जिसके अंदर सारे संगठन बैठते हैं, एक तरह से जनरल असेंबली है। इसके साथ साथ जो आसपास में बॉडी मंडराती हैं, यही सारी इसकी प्रिंसिपल ऑर्गन है जो इसके आसपास में है। जो पहली है सीक्रेट काउंसिल, ठीक है ना, सीक्रेट, जिसमें सेक्रेटरी काउंसिल होती है, उसमें सेक्रेटरी बैठते हैं। एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर है, 1 2 3 4 5। आप कमेंट में बताना है क्योंकि वीडियो बना चुका हूँ। 10 नॉन परमानेंट है, कमेंट में बताना है इंडिया इसका पार्ट रिसेंटली है या नहीं है। यही पीस कीपिंग फोर्स है कि पीस रखने के लिए यही संगठन है जो करता है। एक संगठन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फ्यूचर वीडियो में पढ़ेंगे। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कोर्ट भी बोल देते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी बोल देते हैं, सॉरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो ICC है और ICJ है, ये भी इससे लिंक है कहीं ना कहीं। ये आप देखेंगे फिर इसकी और भी ऑर्गन है, UNDP, UNHRC, ICC, कुछ UN की ऑर्गन्स है। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके प्रिंसिपल ऑर्गन 6 ही हैं, वो आपको याद रखना है। प्रिंसिपल ऑर्गन 6 हैं। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड इसकी ये है, फोर्थ ये खुद है, ठीक है ना जी, UNO की बता रहे हैं, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ इसकी एक और है, सिक्स्थ इसकी सर, सिक्स्थ यही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये नहीं है शायद, पर ये जो मैंने बताया है, मैं फ्यूचर में देख के मैं आपको एक बार बता दूंगा कौन से इसकी प्रिंसिपल ऑर्गन है। आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि ऐसे ऐसे ये इंटरलिंक रहते हैं सारा जनरल असेंबली से। ये आपको कमेंट में बताना है कौन सी दूसरी 6 ऑर्गन है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका काम क्या है? इसका मेन जो काम है डिलिब्रेटिव करना है, ऑर्गन को कंपोज करना है, सारे मेंबर को, स्टेट जो है जितनी भी, ईच ऑफ विच हैज़ 1 बोर्ड, सबको एक साथ बैठ के बात करते हैं। ये मैंडेट देता है कि UNGA को इट इज़ टू डिस्कस करना, डिबेट करना किसी चीज़ के लिए, या कोई चीज़ रिकमेंडेट करना ऑन द सब्जेक्ट ऑफ किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ आपका पर्टेनिंग टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इस चीज़ को करने के लिए इंक्लूड करता है डेवलपमेंट, डिसआर्ममेंट, कि हथियारों छोड़ दो, ह्यूमन राइट पे काम करो, इंटरनेशनल लॉ पे काम करो, पीस कैसे लानी है, उस चीज़ को यही करता है। आर्ट्रीब्यूशन, द पीस आर्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्प्यूटेड बिटवीन नेशन, उस सब चीज़ को ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस कंसिडर द रिपोर्ट फ्रॉम द अदर 4 ऑर्गन, ठीक है, इसके अदर जो 4 ऑर्गन है वो क्या करता है कि रिपोर्ट उसकी बात करके ये यूनाइटेड नेशन की एक्सेस करता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को मेंबर स्टेट का अप्रूव करता है, UN के बजट को, और भी बहुत काम करता है। कॉन्सेप्ट रूल इसके रहते हैं। इसके जनरली सेशंस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट के सेशन होते हैं ना, ऐसे भी इनके सेशंस होते हैं। सब कंट्री बैठते हैं, जनरली सेशंस होते हैं वो एनुअली होते हैं, हर साल सितंबर टू दिसंबर के बीच में। कुछ स्पेशल सेशन भी होते हैं, कुछ इमरजेंसी सेशन भी होते हैं विद इन 24 आवर एट द रिक्वेस्ट ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। कोई रिक्वेस्ट करेगी इमरजेंसी, उसके बेसिस पर मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर होते हैं उनके 1 मेंबर स्टेट इफ दे आर मेजॉरिटी स्टेट को-करंट्स। तो सारी चीज़ इसमें ये रहती है। मैंने आपको छोटे हिंट दे दिया क्या क्या इसके अंदर रहते हैं। एक तरह से पार्लियामेंट, पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट मानो इसे। तो पार्लियामेंट में होता है, स्पेशल सेशन होते हैं पार्लियामेंट के भी। फिर जनरल सेशन तो आपने देखा होंगे, बजट, मानसून और विंटर सेशन तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। और भी स्पेशल सेशन कर लेते हैं, कोई स्पेशल नीड आती है तो वही सारी चीज़। अपॉइंटमेंट बाय UNGA, ये अपॉइंट करता है यूनाइट सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूनाइटेड
नेशन का उनको अपॉइंटेड करता है, जो रिकमेंडेड गिव बाय द सिक्योरिटी काउंसिल उसको अपॉइंट करते हैं। जनरल असेंबली इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर, इसी में से जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना यूएनएससी के, वो भी इसी में से किए जाते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें एक्सप्लेन किया किस किस रीजन से कितने कितने आते हैं। अलॉन्ग विद सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली जो है वो इलेक्टेड करती है जज, किसके अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, उसके अंदर वो भी यही जज अपॉइंट करती हैं कि वोटिंग होता है ना किस कंट्री का जज रखना है। इसके अंदर रिसेंटली जो 193 यूएन मेंबर स्टेट है, ईच के पास आपके पास एक वोट है, जैसे एमपी का वोट होता है। द असेंबली द प्रेसिडेंट, मतलब कि असेंबली प्रेसिडेंट चेंज विद द ईच एनुअल सेशन एंड इलेक्टेड ए बॉडी इटसेल्फ। हर जो सेशन आता है ना एनुअली, हर सेशन जो उसका प्रेसिडेंट होता है असेंबली का, जो भी जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है, वो हर सेशन में चेंज किया जाता है, जो हर साल सेशन होता है एनुअली बेसिस पे। पर पार्लियामेंट का तो एक बार बन जाता है, वही कंटिन्यू रहता है 5 साल के लिए, जब तक गवर्नमेंट दूसरी ना आए। फिर मेंबर कैन भी, मतलब कि कंटिन्यूस कर सकते हैं। ताइवान हैज़ बीन डिनाई यूएन मेंबरशिप फ्रॉम मोर देन, जस्ट वेट अ मिनट, ताइवान को डिनाई कर दिया गया इसकी मेंबरशिप के लिए फॉर द मोर देन 2 डिकेड्स ड्यू टू द ऑब्जेक्शन फ्रॉम चाइना। चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि चाइना क्या है, ये एक परमानेंट मेंबर है, तो चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, ताइवान को डिनाई किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही स्टेटस फ़िलिस्तीन का है, उसका भी कंट्रोवर्शियल स्टेटस है। किसके साथ, जैसे सीरिया के साथ है, उसमें यूएस मना कर देता होगा, क्योंकि इजराइल यूए के फेवर में रहता है, तो वो भी मना कर देता होगा। 2012 में कि जनरल असेंबली ने पास किया था, एक रिजोल्यूशन पास किया था कि अपग्रेड कर दो जो फ़िलिस्तीन के जो स्टेटस है ना, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर एंट्री से नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट कर दो, क्योंकि एंटिटी था। एंटिटी मतलब एक जगह फ़िलिस्तीन, बाद में उसे स्टेट बोलने लगे, कुछ साल बाद स्टेट है एक तरीके से, तो उसका स्टेट में कर दिया था, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बोला, फ़िलिस्तीन जो, और दो ही जो कंट्री ऐसी हैं, एक तो आपकी फ़िलिस्तीन होगी और आपकी वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी कमेंट में बताना किस कंट्री के अंडर है। आर यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर नहीं है, इनकी जो स्टेटस है, ये जो है नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, इनको जो स्टेटस मिला हुआ ये मिला हुआ, ना कि मेंबरशिप का मिला हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, विच हैव द राइट टू स्पीक एट असेंबली, बोल सकते हैं किसी भी मीटिंग पर, वोट नहीं कर सकते। तो ये तो ऐसे हो गए जैसे आपके पार्लियामेंट में क्या होता है, जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं ना, वो बोल सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते। तो मैं आपको साथ में पार्लियामेंट चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ। असेंबली की जो एक्शन है वो डिसीजन ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, पीस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, सस्पेंशन से, तो वही सारी चीज़ों की बात इसके अंदर की जाती है। और उसके लिए फिर बाद में अगर कोई आपको रिजोल्यूशन पास करना है, तो वो यही स्पेशल मेजॉरिटी होती है, जैसे होती है पार्लियामेंट में आपकी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी होती है, सिंपल बोलते हैं जिसको, फिर स्पेशल होती है, 2/3 होती है, तो इस टाइप के होता है। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी से कोई चीज़ पास की जाती है। कोई रिकमेंडेशन ऑन द मैटर ऑफ द स्कोप ऑफ द यूएन, ठीक है ना, एक्सेप्ट द मैटर ऑफ द पीस एंड द सिक्योरिटी, अगर पीस और सिक्योरिटी से अलग कोई और मैटर है, आर अंडर कंसिडरेशन किया जाता है बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, उसको कंसिडर करती है। 1948 में इसमें एक चीज़ की गई थी, आपको प्रोमुलेट किया गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। 1948 में जैसे ही बना था, 45 के आसपास, 1945 के आसपास। आपको कमेंट में बताना इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो देखती थी, यूएनओ से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो 1940 जैसे ही बना, उसी टाइम पर आपका प्रोमुलेट किया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, विच कंटेन 30 आर्टिकल्स। आउटलाइन उसके अंदर थी ग्लोबल स्टैंडर्ड कैसे रखना है, ह्यूमन राइट कैसे ह्यूमन के राइट्स को बचाना है, उनको करना है। 1950 में मतलब कि इनिशिएटिव लेती है कि उसके अंदर क्या करना है, यूनाइटिंग फॉर पीस, एक रिसोल्यूशन लाती है विच स्टेट दैट यूएन फेल टू एक्सरसाइज इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी। तो यूएनजीए शुड टेकन अप द मैटर इटसेल्फ एंड आर किसी कलेक्टिव एक्शन एक तरह से लेना है। तो एक तरह से एक रिसोल्यूशन लाया जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई है पीस करवाने में, अब यूएनजीए देखेगा पीस कैसे करनी है, क्योंकि बड़ी है। 2000 में एक चीज़ लाते हैं, सेट करते हैं कि 2000 में क्या लाए थे, जैसे आपके एसडीजी गोल चल रहे हैं ना, उससे पहले कौन से चलते थे, उससे पहले चलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो उसके अंदर कुछ टारगेट थे, एसडीजी की जगह एमडीजी बोलते थे, कुछ टाइम बाउंड में आपको कंप्लीट करना था, रिड्यूस करना था पॉवर्टी को, आधा करना था HIV एड्स के जो है, इम्प्रूव करना था एक्सेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद कौन सा है, ये 2000 से 2015 तक थे, 2015 से
2030 तक कौन से हैं आपके SDG हैं, जिसके अंदर 17 गोल है। इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने जिस वे से मैंने याद कर रखे ना उस वे से आपको बताऊंगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे SDG गोल्स। उसके बाद जो आता है, इट हैज़ द पावर टू, मतलब कि सेंसिव कर सकते हैं किसी स्टेट को, और वायलेटिंग करता है UN का चार्टर। अगर मैं इसका चार्टर वायलेटेड कर रहा हूँ, वही एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहा है तो एंटी डिफेक्शन लॉ ला देंगे। शेड्यूल कौन सा आता है आपको कमेंट में बताना है। तो कोई भी स्टेट ऐसे MP मानो, कोई भी स्टेट वॉयलेट करती है तो उसके खिलाफ सेंसस ला सकते हैं। 2012 में क्या किया था, UNGA वोटेड टू, मतलब कि एक तो डिनाउंस किया गया था जो सीरिया में सीरियन गवर्नमेंट जो है, सीरियन गवर्नमेंट जो है फॉर द, मतलब कि एट्रोकेसिस लाइक द स्टार्टिंग द सीरियन अपराइजिंग इन द मार्च 2011 में, उस सब चीज़ को एक तरह से चेक किया गया था कि मतलब कि शांति लाओ। 2014 में क्या किया था, क्रीमिया जो रेफरेंडम आया था टू लीव क्रीमिया जॉइन रशिया, ठीक है, वो was held invalid by the UNGA to adopt the non-binding resolution and it also है Russia annex Crimea is illegal, उसको illegal करार दिया गया था 2014 में। इसी वजह से G8 जो था, G8 से बाहर क्या हो गया था, रशिया उससे बाहर निकल गया था। उसके बाद आता था UN बजट। यूनाइटेड नेशन इज़ द फंडेड बाय द मेंबर स्टेट, जो उसके स्टेट हैं वो कंपलसरी वॉलेंट्री उनको फंड करने कंट्रीब्यूट करना है। द साइज ऑफ ईच स्टेट इज़ कंपलसरी, कंट्रीब्यूट डिपेंड ऑन द मेली, मतलब जैसे उसका साइज है, जैसे उसकी ताकत है, जैसे स्ट्रेंथ है, उसी बेसिस पे उसको फंड प्रोवाइड करवाना UN को कंपलसरी है। द मेंबर स्टेट कैन मेक ए वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है टू UNESCO, WHO, UN के कोई प्रोग्राम हो उसको फंड कर सकता है। और भी प्रोग्राम होते हैं जैसे UN हाई कमीशन के, रिफ्यूजी के, UNHRC के, UN चाइल्ड फंड के, उनको भी आपको पैसा देना है। तो उसमें क्या है, उसमें वॉलंटरी बेसिस है, पर UNG के बजट को आपको कंपलसरी देने हैं आपकी हैसियत के हिसाब से, ये इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। आगे जो आती है इसमें आता है अडॉप्शन ऑफ रिसोल्यूशन कैसे लिया जाता है। अगर कोई रिसोल्यूशन लेके आना है, UNGA को कोई रिसोल्यूशन लेके आना है, कैन बी अडोप्टेड, दो तरीके होते हैं उस चीज़ के, या तो जो कंसेंस होना चाहिए अमंग द मेंबर ऑफ द स्टेट, सब स्टेट के बीच में यहाँ ये लाना है। अगर नहीं है तो आप वोटिंग करा के ले आओ, ठीक है, वोटिंग करा के ले आओ। अब कंसेंसस क्या होता है कि ऑल द मेंबर स्टेट हैव एग्री टू अडॉप्ट द टेक्स्ट ऑफ ड्राफ्ट रेसोल्यूशन विदाउट ए वोट, कि सहमति से, जैसे इलेक्शन होते हैं ना, अगर आप वोटिंग, आपने एक आदमी को चुन दिया, उसके अपोजिशन में कोई नहीं था तो उसको विदाउट वोट चुन दिया जाता है। तो उस तरीका ही है, विदाउट वोट आप सब सहमति, 193 कंट्री सहमत है तो वोटिंग नहीं होगी। अगर आपको मतलब कि कंसेंसस नहीं पहुंच पाता है तो आपको क्या होता है, फिर वोटिंग होती है, 1 मेंबर 1 वोट होता है, वोट जैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो पास हो जाएगा। इट इज़ important to note that जो कंसेंसस होता है डज नॉट मीन दैट ऑल द मेंबर स्टेट आर एग्री एवरी वर्ड इन द ड्राफ्ट रिसोल्यूशन, देयर स्टिल हैव, ठीक है ना, रिजर्वेशन अबाउट द सर्टेन पार्ट। तो कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो वही है कि बहुत कम इशू ऐसे होते हैं रिसोल्यूशन पास होता है, उसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। दस द व्यू पॉइंट और एवरी जो मेंबर कंट्री है टू टेक इनटू ए कंसिडरेशन दिस प्रोसेस में क्या है कि इंक्लूजन इन द, मतलब एक तरह से नेचर का है कि कंसिडरेशन प्रोसेस में जाया जाता है। वोटिंग होगी, इट नीड टू गेट ए सिंपल मेजोरिटी टू एग्री द टेक्स्ट ऑफ ए रिसोल्यूशन, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इतना डीप में मत जाओ, आपको मोटा मोटा चीज़ें जो आती हैं इंपॉर्टेंट मैं बताता रहता हूँ, प्री में ही पूछा जा सकता है। देयर इज ए नो नीड टू केयर अबाउट द, मतलब कि पर्सपेक्टिव ऑफ द माइनॉरिटी हु डिसएग्री, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दोज कंट्री that did not vote in the favor of the resolution or the particular agenda item will be less likely to be implement the action on the agenda। जो भी एजेंडा है, ऐसी कंट्री कम होती हैं जो एजेंडे पे वोट नहीं करती, कुछ नहीं करती। ज़्यादा कंट्री एजेंडा होता है उसको रिकमेंडेड करती है, रिसोल्यूशन होती है, हेंस द यही डिविजन उसके बीच में रहता है। ये कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे हिसाब से। बस याद रखना, अगर आप मान सब एक साथ कर रहे हैं तो सेंसस कर सकते हैं, नहीं तो वोटिंग से कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो इन्होंने किया था, जो मैंने बताया 1948 के, इन्होंने जो किया था कि डिक्लेरेशन किया थी, अडॉप्ट करना है सब कंट्री को, कि 1948 में जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन लेके आए थे, ह्यूमन राइट्स जो लेके आए थे, इस डिक्लेरेशन कंसिस्ट है 30 आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं। इंडिविजुअल के राइट्स को बचा के रखना है, ठीक है ना, अलॉन्ग विथ नॉट लीगली बाइंडिंग नहीं है इन देम सेल्फ।
अपने आप आपको करना है बीन एलिब्रेट करना है सब्सिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है ना, इकोनॉमिक ट्रांसफ़र, रीजन जो रीजनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कुछ चीज़ आपको ऐड करनी है, लॉ लेके आना है आपको। तो ये कोई नहीं है लीगल बाइंडिंग, ये याद रखना, ठीक है ना, ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। UNHRC नॉट लीगल बाइंडिंग, 1948 में थी, ये प्री में पूछा जा सकता है। द डिक्लेरेशन वॉज फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग करने में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट इसे बोला जाता है, विच कैन बी कम्प्लीटेड इन 1966 तक ये कंप्लीट किया गया, केम इन टू फोर्स 1976 तक लाया गया। जब हम पे इमरजेंसी चल रही थी ना, हम भी लेके आए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 1976 में, तो उसके समय पे ही इनको फोर्स किया गया था। सफिशिएंट मेंबर ऑफ द कंट्री हैज़ रेक्टिफाइड, बहुत सारी कंट्री ने साइन और रेक्टिफाइड इसको किया था, इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ है। तो इसमें जितने ज़्यादातर पॉइंट हैं वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, इंडिया ऑल्सो रेक्टिफाइड ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं, वो क्या क्या किए गए हैं। UNGA के अंदर फर्स्ट एवर इसमें हाई लेवल मीटिंग रखी गई है टू फाइटिंग अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस अंडर द थीम क्या रखी गई है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड टू एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड अर्जेंट ग्लोबल रिस्पॉन्स टू ग्लोबल पेंडेमिक, ये याद रखना है। सॉरी पेंडेमिक बोल रहा हूँ, याद हो गया पेंडेमिक रटते रटते। एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर है मैं आपको बताऊँ। एपिडेमिक क्या है कि एपिडेमिक पर्टिकुलर एरिया में बीमारी रहती, जब तक कोरोना वायरस चाइना के अंदर था तो एपिडेमिक था, जैसे ही पूरे वर्ल्ड में फैल गया तो पेंडेमिक हो जाती है, उसे पेंडेमिक बोलने लगते हैं। तो स्पेशल सेशन एम क्या कि एक्सक्रीट करना है, इफेक्ट करना है, कि एंडिंग करना है TB को, रीचिंग करना है कि ऑल द जो उसके अफेक्टेड पीपल हैं वो प्रिवेंट हो चुके हैं और केयर हो चुके हैं। डिक्लेरेशन मेक के मतलब कि एक तरह से इंडोर्समेंट किया गया, रिसोल्यूशन बाय ऑल द मेंबर्स, सब साथ आके बात की गई है कि एलिमिनेट कर देंगे इसे कब तक, 5 साल के अंदर 2030 में जो गोल है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल है 2030 तक इसको ख़त्म कर देंगे, किस चीज़ को, TB को। वेनेजुएला एंड लीबिया हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द वोटिंग इन द UNGA असेंबली फॉर थर्ड टाइम in the 3 year because of millions of dollar is in unpaid due on the वर्ल्ड बॉडी। जो आपकी वेनेजुएला और लीबिया है इनको सस्पेंड कर दिया गया है मीटिंग से अंदर से, लास्ट 3 साल से लगातार इनको सस्पेंड किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, WF हो गई, UNICEF हो गई, WHO, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कुछ ड्यूज़ हैं, उन्होंने पैसे उधार कर्जे में लिए थे, लोन लिया था, वो उन पे नहीं करते तो ये भी मीटिंग से उन्हें बाहर निकाल देते हैं, आप अपने घर जाइए। ये कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं रिसेंटली, हम पूरा पढ़ा हमने किस चीज़ के बारे में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई। ये थोड़ा गलत लिख गया, इसमें इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है ना ये नहीं आती है, इसकी जगह दूसरी बॉडी थी, वो याद रखना, इसमें थोड़ा गलत आ गया है। इसमें यही आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल जो परमानेंट मेंबर है, मैं वो नहीं कर रहा, स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एजेंसी होती है, परमानेंट जो मेंबर हैं इसमें आता है, एक तो सेक्रेटरी जनरल आते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आते हैं और आपके जनरल असेंबली आती है। एक और इसमें कोई आता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, शायद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो आप देखना एक बार जाके थोड़ा, 1 2 3 4 5 परम शायद 5 ही है 6, मैं एक बार आपको डाल दूंगा ग्रुप में, मैं डाल दूंगा, ग्रुप है जो हमारा टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप कर लेंगे, वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेंगे। फिर यही मैं लास्ट आपसे यही बोलूँगा, बिना प्रयास के कभी किसी को सफलता नहीं मिलती, सच्चा प्रयास चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता था कि अगर आप सफलता आपकी अच्छी हो ना तो कभी वो सफलता बेकार नहीं जाएगी, किसी न किसी फॉर्म में आपको वो बेनिफिट ज़रूर प्रोवाइड कराएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और PDF के लिए, इसकी PDF के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला आप टाइप करें, वैसे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।